सीटेट पेपर 1 के ईवीएस सब्जेक्ट में सिलेबस में 6 इंपॉर्टेंट थीम्स दिए हुए हैं, उसमें से एक वाटर भी है। तो इस नोट्स में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे और आपको इसी नोट से वाटर का अगर क्वेश्चन आता है सीटेट के पेपर में तो आपको इस नोट से मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। मनुष्य सहित सभी जीवों के लिए हवा के बाद पानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ है। पानी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम प्रतिदिन नहाने, धोने, पीने तथा अन्य कामों में पानी का उपयोग करते हैं। पानी में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण होते हैं जिसके कारण यह महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज्यादा जरूरी मनुष्य के लिए है हवा, और उसके बाद अगर कोई चीज जरूरी है वो है जल। ये दो बातें हो गई। यहाँ से अभी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आगे वाले जो टॉपिक्स आएंगे उसमें से क्वेश्चन बनेगा, वो मैं बताऊंगा आपको, वो याद रखिएगा कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो भी बताऊंगा मैं। तो देखिए, दूसरा है जल के स्रोत। अब हमको जल कहाँ कहाँ से मिलता है वो हमें देखना है। तो पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र है, जो पृथ्वी की 2/3 सतह पर फैले है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कई बार कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत क्या है और पृथ्वी की 2/3 सतह पर फैला है समुद्र, यह भी पूछा जाता है। समुद्री जल खारा होता है और इसका प्रयोग कृषि और घरों में नहीं हो सकता है। तो समुद्री जल कैसा होता है? तो समुद्री जल खारा होता है और इसका प्रयोग कृषि और घरों में नहीं हो सकता है। नदी, झील, तालाब, कुआं, वर्षा और हिम जल के अन्य स्रोत हैं। तो और क्या क्या स्रोत हैं समुद्री जल के अलावा? तो नदी, झील, तालाब, कुआं, वर्षा और हिम जल, ये अन्य स्रोत हैं। इनके अलावा जल के भूमिगत स्रोत भी हैं। इतने स्रोत तो मिले ही थे, अब हमें भूमिगत स्रोत भी मिलेंगे। इन स्रोतों से प्राप्त जल पीने और भोजन पकाने के योग्य नहीं होता है। तो जो भी स्रोत यहाँ पे बताए गए हैं, समुद्र, नदी, झील, तालाब, कुआं, वर्षा और हिम जल तथा जो भूमिगत स्रोत भी हैं, वो सारे जो जल हैं हमें पीने और भोजन पकाने के योग्य नहीं है। इस जल में अशुद्धियां व रोगाणु होते हैं। इस जल को पीने योग्य बनाने के लिए कई विधियां काम में लाई जाती हैं। तो जो भी स्रोत बताए गए हैं इस पैराग्राफ में, वो जल में अशुद्धियां व रोगाणु होते हैं और ये पीने या खाना बनाने के लिए हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इन अशुद्धियों और रोगाणुओं को दूर करने के लिए अनेक विधियां बताई जाएंगी, वो हमें देखना होगा। शहरों में लोग नलों से पानी प्राप्त करते हैं। नलों तक पहुंचने के लिए पानी को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो शहरों में लोग पानी कैसे प्राप्त करते हैं? नलों से। दिल्ली वगैरह में देखा होगा आपने, वहां पे नल से ही पानी आता है सबके घरों में। तो अधिकांश शहरों में पानी के स्रोत से पानी को पंप के माध्यम से हौज में जमा किया जाता है। तो पानी को पहले निकाला जाता है और कहीं पे इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर यह जल संसाधन तक ले जाया जाता है जहां इसे साफ किया जाता है। यहाँ पानी को इकट्ठा करके उसको जल संसाधन तक ले जाते हैं और उसके बाद उस पानी पे में आगे देखिए क्या करेंगे, यह जल संसाधन तक ले जाया जाता है जहां इसे साफ किया जाता है। तो जल जो भूमिगत स्रोत था उसमें अशुद्धियां थी, रोगाणु थे, उन जल को हमें साफ करना होगा पीने के लिए, बनाने के लिए। तो यहाँ पानी को चिकने कंकड़ और बालू की परतों से होकर छाना जाता है। कैसे करेंगे? चिकने कंकड़ और बालू की परतों से उस भूमिगत जल को जो है छाना जाता है। गंदगी बालू में ही रुक जाती है। जो भी गंदगी रहेगी जब बालू के परतों से के बीच से जाएगी तो वो गंदगी रुक जाएगी। और रोगाणुओं को मारने के लिए जल में कुछ रसायन जैसे क्लोरीन डाले जाते हैं। यहाँ पे दो चीजें इम्पोर्टेंट है कि कौन सा रसायन यूज होता है, तो क्लोरीन यूज होता है। और बालू की परतों से गुजरने से पानी की गंदगी रुक जाती है। ये दो बातें यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है। छोटे छोटे पाइपों इस प्रकार साफ किए जल को मुख्य पाइपों द्वारा शहर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। तो जब जल साफ हो गया अभी हमारा, उसके बाद इसे छोटे छोटे पाइपों द्वारा जल प्रत्येक घर तक पहुंचाया जाता है। जिन स्थानों पर नलों से जल मिलने की सुविधा नहीं है वहां पर लोग नदी, झील, झरनों और कुओं से जल लेते हैं। इन स्रोतों से पानी को उबालकर, छानकर और रसायन जैसे पोटेशियम परमैंगनेट डालकर पीने योग्य बनाया जाता है। तो यहाँ पे
दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जैसे पानी को कैसे साफ किया जाता है, तो क्लोरीन डालकर और बालू के परतों से छानकर साफ किया जाता है अशुद्धि और रोगाणु को। दूसरा, जिन स्थानों पर नलों से जल नहीं मिलता है वहां पे लोग क्या करते हैं, तो नदी जल और कुओं से जल लेते हैं और उस पानी को उबालकर छानकर और रसायन जैसे ये पोटेशियम परमैंगनेट, ये नाम याद रखना होगा, पोटेशियम परमैंगनेट डालकर पीने योग्य बनाते हैं। इस पैराग्राफ में एक क्वेश्चन अगर आएगा तो आ सकता है क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट और बालू की परत, ये तीन चीजें याद रखनी है कि पानी कैसे साफ करते हैं। अगला देखिए, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त पानी शुद्ध नहीं होता, इसमें कुछ लवण और गैस घुले रहते हैं। इन घुले हुए पदार्थों के कारण पानी में स्वाद आ जाता है। तो पानी में स्वाद कैसे आता है, लवण और घुले हुए गैसों के कारण पानी में स्वाद आ जाता है। कुएं, नलकूपों और वर्षा से प्राप्त पानी में घुले पदार्थ मौजूद रहते हैं। तो जो कुएं, नलकूप और वर्षा से जो पानी मिलता है उसमें भी कुछ पदार्थ घुले रहते हैं। वर्षा का पानी शुद्ध नहीं होता है, यद्यपि यह पीने योग्य होता है। वर्षा का जो पानी होता है वो शुद्ध नहीं होता है, फिर भी पीने योग्य होता है। जब पानी में कुछ हानिकारक पदार्थ मौजूद रहते हैं तब पानी पीने योग्य नहीं रहता। जब कोई पानी में हानिकारक पदार्थ रहेगा वो पीने पर बीमारियां होंगी, तो वो पीने योग्य नहीं रहता। उसको साफ करने के लिए ऊपर बताया गया है पोटेशियम परमैंगनेट और उबालकर, छानकर, रसायन डालकर पानी को साफ किया जाता है। कभी कभी कुछ अघुलनशील पदार्थ भी पानी में मौजूद रहते हैं जिन्हें छानकर हटाया जाता है। तो पानी में कुछ अघुलनशील जो घुल नहीं सकते हैं वो भी पदार्थ रहते हैं, तो उनको आसानी से छानकर हटाया जा सकता है। जिस पानी में घुले लवणों की मात्रा भारी रहती है उसे खारा पानी कहते हैं। तो खारा पानी किसे कहते हैं पूछ सकता है, तो जिन पानी में घुले लवणों की भारी मात्रा रहती है उसे खारा पानी कहते हैं। समुद्री पानी खारा होता है किंतु वर्षा का पानी खारा नहीं होता है। यह याद रखना है, वो वर्षा का पानी खारा नहीं होता है और समुद्री पानी खारा होता है। और खारा पानी किसको बोलते हैं, जिसमें लवणों की मात्रा ज्यादा रहती है। अन्य स्रोतों से प्राप्त पानी भी कुछ परिस्थितियों में खारा हो सकता है। ये वाला लाइन तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन समुद्री पानी खारा होता है और वर्षा का पानी खारा नहीं होता है। घुले लवणों की मात्रा जब ज्यादा होती है तो उसे हम खारा पानी कहते हैं, यह याद रखना है। अब देखिए, जल के सामान्य गुण, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी होता है। जल अच्छा विलायक है। अच्छा विलायक का मतलब यह है कि उसमें कोई भी चीज घुल सकता है। जैसे नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं तो जल में घुल जाता है, अर्थात ये अनेक द्रव्यों को स्वयं में घुलाने की क्षमता रखता है। नदियों, झीलों, कुओं से प्राप्त जल में कई प्रकार के लवण विभिन्न मात्रा में घुले रहते हैं। तो नदी, झीलों और कुओं से जो जल प्राप्त होता है उसमें कई प्रकार के लवण पहले से ही घुले रहते हैं। घुले हुए लवणों की मात्रा अधिक होने पर जल को खारा कहते हैं। ये याद रखना है। जल खारा कब हो जाता है, जब जल में अधिक लवण की मात्रा होती है तो उसे खारा जल कहते हैं। और समुद्र का जल जो है वो खारा होता है और वर्षा का जल जो है वो खारा नहीं होता है। लवणों की वजह से और घुलनशील पदार्थों की वजह से जल का जो है स्वाद मिलता है। तो जल जो है ठोस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव्य अवस्था में भी हो सकता है और गैस वाष्प तीनों अवस्था में रह सकता है। शुद्ध पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ बन जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। द्रव्य जल जो है यानी कि पानी जो है ठोस बर्फ से भारी होता है। यानी जो पानी होता है वो ठोस बर्फ से भारी होता है, इस कारण से बर्फ पानी के ऊपर तैरता रहता है। जब आप पानी में बर्फ डालेंगे तो वो नीचे डूबेगा नहीं, पानी में तैरता रहेगा। इसलिए क्योंकि जो जल है वो ठोस द्रव से भारी होता है। जल को गर्म करने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह सिकुड़ता है। इसी कारण 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि कितने डिग्री पर जल का घनत्व अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री पे कुछ लोग लगा के आते हैं तो उसको 0 डिग्री नहीं लगाना है, 4 डिग्री पे लगाना है, अधिकतम होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कई एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। यही कारण है कि शीत प्रदेशों में झील की सतह पर बर्फ जम जाने के बाद भी नीचे जल
होता है और जलीय प्राणी इसमें जीवित रहते हैं। तो कई जगह पे देखे होंगे कश्मीर वगैरह में जो है बर्फ जम जाता है झील वगैरह पे, लेकिन नीचे का पानी नहीं जमता है। नीचे का पानी नहीं जमने से जो है मछलियां जो है वो जिंदा रहती हैं, या जो भी जीव जंतु रहते हैं उसमें वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि नीचे का पानी नहीं जमता है, बस सतह का पानी जम जाता है। जल के वाष्पीकरण की ऊष्मा अधिक होती है। वाष्प बनाने के लिए ऊष्मा अधिक होती है, जल की ऊष्माधारिता अधिक होती है तथा ऊष्मा चालकता कम होती है। ये भी याद रखना है। सभी जीवों के लिए पानी एक आवश्यक घटक है। सभी जीवों के शरीर तथा पादपों में भारी मात्रा में पानी पाया जाता है। तो सभी जीवों के लिए आवश्यक है, कोई भी पानी के बगैर जिंदा रह नहीं पाएगा जल्दी। अगला देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य, यहां से भी क्वेश्चन आने के चांस है। मनुष्य के शरीर में लगभग 70% पानी रहता है। कुछ फलों और सब्जियों में पानी की मात्रा 90 से 95% होती है। तो मनुष्य में शरीर में जो है 70% रहता है, 65 से 70 होगा ऑप्शन में, तो वो भी सही हो जाएगा। और जो है 90 से 95% सब्जियों में पाया जाता है। सभी पशु और पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। मनुष्य भी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। पानी के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। और पौधे और पशु, ये दोनों तीनों को ही पानी की आवश्यकता होती है। मनुष्य जो दिन भर में औसतन 2 लीटर पानी प्रतिदिन पीता है। यह मनुष्य के ताप को बनाए रखने के लिए, जब हमारे शरीर से पानी पसीना निकलता है, वो हम पानी अगर नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो हमें पानी हमेशा समय समय से पीते रहना चाहिए। और प्रतिदिन हमारे शरीर को कितने लीटर की पानी की आवश्यकता होती है, तो औसतन 2 लीटर। अगर छोटा बच्चा है तो उसे थोड़ा कम लगेगा, बड़ा है तो उसको 2 से ज्यादा भी लग सकता है। और अब जैसे धूप वगैरह में मजदूर काम करते हैं तो उनको ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पे औसत दिया हुआ है 2 लीटर। यहाँ पे पूछ सकता है कि मनुष्य को औसतन कितने लीटर पानी की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है। तो आपको देखना होगा कि 2 लीटर का ऑप्शन किधर है। और साथ साथ मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत पानी रहता है, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। तो 65 से 70 2 ऑप्शन रहेंगे, तो वो आपको लगाना होगा। कुछ फलों और सब्जियों में पानी की मात्रा 90-95% होती है, वो आपने देख लिया। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में होने वाली अनेक अभिक्रियाओं के लिए पानी आवश्यक है। मनुष्य के शरीर में हमारे जो भी क्रिया हो रही है उसके लिए पानी आवश्यक है। पशु तालाब, झरनों तथा नदियों का पानी पीते हैं। पशु तालाब और झरनों और नदियों का पानी पीते हैं। पौधे अपने मूलों या जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी लेते हैं। जड़ों से पौधों के विभिन्न अंगों में पानी जाता है। तो यहाँ पे बताया गया पशु जो है वो तालाब और झरने और नदियों से पानी पी लेते हैं, और पौधे जो है वो जड़ों से द्वारा मिट्टी से पानी लेते हैं, और फिर जड़ अपने विभिन्न अंगों को, पत्ते को, टहनियों तक, फलों तक पहुंचाते हैं पानी। पौधे अपने जीवन प्रक्रिया के लिए इस पानी का प्रयोग करते हैं। जीवन प्रक्रिया, हम लोग जैसे पानी हम लोग के लिए आवश्यक है, उसी तरह पौधों के लिए भी पानी उनके जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पौधों और जीवों की अधिकांश जीवन प्रक्रिया पानी के माध्यम से होती है। उनका भी अधिकांश जीवन प्रक्रिया जो है पानी के माध्यम से ही होता है। तो पौधे, जीव जंतु और मनुष्य, इन सभी के लिए पानी आवश्यक है। इसके अलावा मनुष्य को अपने कार्यों में पानी की आवश्यकता होती है। पौधों को बहुत पानी की आवश्यकता होती है। खेती की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती है। खेती में पानी का उपयोग सबसे अधिक होता है। तो पानी का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है, तो खेती में पानी का सबसे अधिक उपयोग होता है। 2 तरह के जल होते हैं, 2 तरह के जल हैं, कठोर जल और मृदु जल। अब कठोर जल में अनेक पदार्थ घुल जाते हैं, अर्थात जल एक अच्छा विलायक है। ये घुले हुए लवण पानी के कुछ गुणों को बदल देते हैं। तो जल में अनेक पदार्थ घुले रहते हैं, जल एक अच्छा विलायक है, और घुले हुए लवण पानी के गुणों को बदल देते हैं। ये 3 बातें हैं इसमें। अनेक पदार्थ घुले रहते हैं और अच्छा विलायक है, और घुले हुए लवण पानी के कुछ गुणों को बदल देते हैं। अब घुले हुए लवण कौन कौन से, वो देखना है। घुले हुए लवण के कारण जल के स्वाद में परिवर्तन और साबुन का झाग का न बनना जैसे प्रभाव अनुभव होते हैं। मतलब लवण अगर रहेगा तो साबुन का झाग नहीं बनेगा और कपड़ा साफ करने में दिक्कत होगा। जिस जल में साबुन का पर्याप्त झाग न बने उसे कठोर जल कहते हैं। जिस जल में साबुन का पर्याप्त झाग नहीं बनेगा उसे कठोर जल कहते हैं।
कठोर जल में क्या क्या होता है, कैल्शियम पर मैग्नीशियम के लवण की उपस्थिति होती है। जल को कठोर बनाने वाले लवण हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे एग्जाम में कि जल को कठोर कैसे किस जल को कठोर कहते हैं। तो जल को कठोर बनाने वाला लवण है, ये लवण के नाम जो है आपको याद होने चाहिए। कई बार पूछता है कि कौन से लवण के कारण जल कठोर होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट याद कर लीजिए, और मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, दोनों कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट का जो भी कॉम्बिनेशन रहेगा वो हमारे जल को कठोर बनाएगा। कठोर जल पीने के लिए उपयुक्त होता है, परंतु कुछ कार्यों के लिए अनुपयुक्त होता है। अगर इसकी मात्रा नॉर्मल कंडीशन में है तो वो पीने के लिए उपयुक्त रहेगा। बाइकार्बोनेट यौगिकों से जल में अस्थायी कठोरता और क्लोराइड और सल्फेट के घुलने से स्थायी कठोरता आती है। कई बार पूछते हैं कि अस्थायी कठोरता जल में किसके कारण आती है, तो बाइकार्बोनेट यौगिकों के। और जल में स्थायी कठोरता किसके कारण आती है, तो क्लोराइड और सल्फेट के। तो यहाँ देखिए कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का रहेगा, और मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट ये चारों रहेंगे तो स्थायी कठोरता रहेगी, और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट रहेंगे तो अस्थायी कठोरता रहेगी। पेयजल के बारे में देखिए क्या है। पेयजल रंगीन, स्वादहीन, स्वच्छ और पारदर्शी होता है। यह निलंबित अशुद्धियों, निम्न अशुद्धियों और विभिन्न जीवाणुओं से मुक्त रहता है। अशुद्धियों और जीवाणुओं से मुक्त रहेगा तभी हम पानी पी सकते हैं। और पानी को शुद्ध करने के लिए ऊपर बताया ही गया है, घुले हुए जल, खनिज, लवण हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं और जल को स्वादिष्ट बनाते हैं। तो लवण का होना भी जरूरी है क्योंकि वो से स्वाद आता है, और वो लवण जो है हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा एक लिमिट में होनी चाहिए। जब जरूरत से ज्यादा लवण होंगे तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होंगे। सामान्यतः कुएं और नलकूप का जल पीने योग्य होता है। कुएं और जल नलकूप से जो पानी निकाला जाता है वो नॉर्मली पीने लायक होता है। दूषित जल के प्रयोग से टाइफाइड, कॉलेरा, पेचिस आदि भयानक बीमारियां होती हैं। ये तीनों का कॉम्बिनेशन देके कई बार क्वेश्चन पूछता है कि दूषित जल से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो टाइफाइड, कॉलेरा और पेचिस, ये तीनों बीमारियों का नाम याद रखना है क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दूषित जल को उबलने से अथवा ब्लीचिंग पाउडर अथवा पोटेशियम परमैंगनेट मिलाने से जल में उपस्थित रोग के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो जो दूषित जल रहता है उसको या तो उबाल दीजिए या ब्लीचिंग पाउडर अथवा पोटेशियम परमैंगनेट मिलाने से जल में उपस्थित रोग जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो तीन कंडीशन से जल के जीवाणु नष्ट हो सकते हैं, या तो उबालना होगा, या तो ब्लीचिंग पाउडर मिलाना है, या पोटेशियम परमैंगनेट होता है। एनसीईआरटी की बुक में यही दिया हुआ है। और बाकी भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जो जल को शुद्ध किए जा सकते हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो इसमें 3 तरह का हमको देगा और वही एग्जाम में भी आएगा हमारे। नेक्स्ट देखिए, जल प्रदूषण एवं जल संरक्षण। जल प्रदूषण कैसे होता है और जल संरक्षण कैसे होता है, ये 2 टॉपिक और है। तो घर में, कृषि कार्य में या उद्योगों में उपयोग करने के बाद जल प्रदूषित हो जाता है। तो जब घर में हम जल यूज करेंगे कृषि कार्य में या उद्योगों में जल प्रदूषित हो जाता है। प्रयुक्त जल में कई प्रकार के अवशेष और नुकसानदेह पदार्थ मिल जाते हैं। तो जब प्रयुक्त जल में कई प्रकार के अवशेष मिल जाएंगे या नुकसानदेह पदार्थ मिल जाते हैं जिनको प्रदूषक कहते हैं। मल जल, कूड़ा कचरा भी जल को प्रदूषित करता है। तो जल को प्रदूषित करने वाले कौन कौन से कारण हैं, तो या तो हम लोग घर में यूज कर लेते हैं, कृषि कार्य में यूज कर लेते हैं, और तो जब घर में यूज करेंगे या कृषि कार्य में या उद्योग धंधों में भी जल का यूज करने के बाद जब उसको जोड़ा जाता है तो वो जल जो है दूषित हो जाता है, जिसको मल जल और कूड़ा कचरा भी जल को प्रदूषित करता है। तो जो हम लोग कचरा फेंक देते हैं पानी में, नदी के किनारे, उससे भी जल जो है प्रदूषित हो जाता है। तो जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण देखिए कौन कौन सा है। मल है, मानव है, पशु है, औद्योगिक कचरों का स्त्राव, वनस्पति का सड़ना, पेड़ पौधों का सड़ना, मृतक पशु आदि।
प्रदूषित जल के सेवन से रोग उत्पन्न होते हैं। प्रदूषित जल हमारे लिए हानिकारक होता है और उसको अगर हम लोग पी लेते हैं तो हमें रोग उत्पन्न होते हैं, या हम उसे नहाने या किसी भी चीज में और में यूज करेंगे तो प्रदूषित जल हमारे लिए नुकसानदेह होगा। हमारे देश में अधिकांश नदियां और झील प्रदूषित हो गई हैं। जो भी हमारे देश में नदियां हैं या झीलें हैं वो प्रदूषित हो गई हैं, क्योंकि हम लोग घर, कृषि कार्य और उद्योग के जो भी जल होते हैं वो उसमें बहा देते हैं। अतः इनके प्रदूषण को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हम अभी गंगा की सफाई कर रहे हैं और उसको शुद्ध करने का, उसके पानी को साफ करने का कार्य अभी प्रगति में है। तो गंगा के किनारे या जो भी नदियां हैं उनके किनारे जो इंडस्ट्री लगे हुए हैं उनसे जो भी जल यूज होता है उस वो जाता है उसमें। आगे देखिए जल संरक्षण। जल प्रदूषण को कुछ हद तक कई विधियों से संरक्षण किया जा सकता है। जैसे अगर हमको जल संरक्षण करना है तो उसकी कुछ विधियां हैं। नदी और झीलों जैसे पानी के स्रोतों में घरेलू, औद्योगिक और अन्य अवशेषों को सीधे गिरने से रोककर जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जो हम लोग नदियों के किनारे इंडस्ट्री लगाते हैं उसको कम किया जाए, और या फिर जो घरों से जो भी कचरा निकलता है उसको सीधे नदी और झीलों में न बहा के उसको पहले सीधे गिरने से रोककर जल को प्रदूषण को कम किया जा सकता है। नदियों के जल प्रदूषण को रोकने के लिए नदियों के किनारे अवस्थित संयंत्रों पर सख्ती बरतने की आवश्यकता है। जो बोल रहा हूँ इंडस्ट्री वगैरह लगाए गए हैं उनको बोला जाए कि पहले आप पानी को डिस्चार्ज करने से पहले साफ करिए, उसके बाद ही नदियों में बहाइए। तो वो लोग डायरेक्टली अपने वेस्ट मटेरियल को इसमें पानी में बहा देते हैं और वो हमारे नदियों को, झीलों को दूषित करते हैं। इन उद्योगों के अवशिष्टों को नदी में बहाने से रोकना होगा। शहर की नाले के गंदे जल को भी प्राय नदियों में बहाया जाता है। इस गंदे नल को नदियों में जाने से पहले इनका उपचार करना चाहिए। तो उपचार वही करना चाहिए कि पहले जो भी दूषित जल है उसको थोड़ा केमिकल वगैरह मिला के साफ कर देना चाहिए, उसके बाद इसको नदियों में बहाना चाहिए। उद्योगों के अवशिष्ट जल के उपचार का भी प्रबंध करना चाहिए। पानी के स्रोतों के साथ कपड़े धोना और बर्तन साफ नहीं करना चाहिए, इनसे उन्हें स्वच्छ रखने में सहायता मिलेगी। तो ये था हमारा जल के ऊपर जो है नोट्स, और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट करिए। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। साथ ही ऐसे ही और भी जो भी थीम दिए हुए हैं सीटेट के सिलेबस में, वो सारे थीम्स को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।